इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 11 सदस्यीय टीम बिहार में शराबबंदी कानून का अध्ययन करने के लिए बिहार पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी बिहार में सफल। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन जारी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, आज के नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर कसा तंज, कहा सरकार भी कोई हो, लालू प्रसाद पर हमेशा हुई है कार्रवाई। और विजय सिन्हा ने कहा, सभी दल मिलकर विचार करें कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएं। जब पुरुष लोग से थाना से बहुत जगह से नहीं कोर्सी बंद हो रहा है, हम लोग महिला का कैसे बंद करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 11 सदस्यीय टीम ने बिहार में लागू शराबबंदी की हकीकत को जानने को लेकर नालंदा जिले के राजगीर के सीमा गांव पहुंचे, जहां जीविका ग्राम संगठन की जीविका दीदियों और मुख्यमंत्री सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद कर शराबबंदी की हकीकत से रूबरू हुए। इस दौरान विधानसभा सदस्य सत्यानंद शर्मा ने बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर नीतीश कुमार ने एक अच्छे कार्य किया है। हम लोगों ने भी प्रदेश में शराबबंदी कानून करके पहले उन राज्यों में जा रहे हैं जहां की शराबबंदी कानून है और उन प्रदेशों में भी जाकर आकलन कर रहे हैं जहां कभी शराबबंदी नहीं है। बताया कि हर जगह लोगों से विचार ले रहे हैं, इसके बाद प्रदेश में इसे लागू करने का विचार किया जाएगा। इस दौरान यहां के ग्रामीण महिला और जीविका दीदियों से फीडबैक लेते हुए शराबबंदी से फायदे और नुकसान की जानकारी ली, जिसमें महिलाओं ने बताया कि पुलिस और प्रबुद्ध वर्ग के सहयोग से आज काफ़ी सहयोग मिला है, जिससे आज समाज में शराबबंदी के बाद महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। शराबबंदी हुई है, शराबबंदी से कितना लाभ महिलाओं को हुआ, कितना लाभ परिवारों को में स्वावलंबन की भावना आई, ये सब देखने हैं, इसके गुण दोष को देखने हैं और कितना सफल है इस राज्य में और सफलता के पीछे किसका हाथ है सब जानने के लिए आए। क्या फीडबैक अभी तक मिला है? अभी तक क्या फीडबैक मिला? दूसरे जिलों में भी आप गए अभी तक? हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अभी कैसे बता देंगे, अध्ययन कर रहे हैं, बाद में तो यहाँ से देखने के बाद जब वहाँ जाएंगे अपने राज्य, तो क्या वो पूर्ण शराबबंदी वहाँ भी अपनी रिपोर्ट देंगे। हमारे यहाँ दिक्कतें कई हैं, हमारे यहाँ पेशा कानून लागू है, ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, वहाँ आदिवासी भाई को 5 लीटर शराब बनाने की छूट है। भाई कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है, 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता। पीछे रखा तो आगे देखेंगे ना भाई, स्वभाव ऐसा होता है तो उसको क्या कीजिएगा, और सब थोड़ी, लेकिन मैक्सिमम। और जान लीजिए, इस बार भी जो हम पहले भी कह रहे थे ना कि हम लोगों ने 2018 में करवाया था पूरा का पूरा इसकी जांच और सर्वेक्षण, तो पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। तो अभी जब हम फिर दोबारा करवाए तभी रिपोर्ट आई है कि 1,82,00,000 लोगों ने, 2 लाख लोगों ने छोड़ दिया। तो सर हमने कहा था भाई महिला पुरुष सबका पता करिए। इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है और 92-93% पुरुष है। तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज है ना, कुछ तो आदमी इधर उधर करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सुविधा हुई। आप देख रहे हैं ना, अब बाजार में सब्जी कैसे बिक रहा है, लोग खा रहे हैं से,
अब पहले लोगों का जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसी में खर्चा कर देते थे। बहुत शांतिपूर्ण होली बीता। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया। और लेकिन कुछ आदमी तो करेगा ही, सब कोई बात नहीं, कोशिश किया जा रहा है। भी आता था, इस बार भी आ ही विधायक थे, 7 गरीब एमएलए थे और उनके और अधिकारी लोग भी आए थे और कई जगहों पर जा करके वो लोग देख रहे हैं शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है। तो इन सब चीजों को देखने और समझने के लिए लोग आए हैं। हमसे भी मिले, उनको भी सारी बातों की जानकारी हमने बता दी, ये सब देखिए। और हमने कहा था कि आपके राज्य में भी हम गए हुए हैं, जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया और वहाँ गए हुए थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, तो गाँव से भी मिले थे। तो ये सारी बात वहाँ हुई है। तो आते हैं तो अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत पसंद, उसमें एक महिला भी थी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार भाजपा जमीनी स्तर पर पार्टी की सांगठनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जोरदार कवायद कर रही है। इसी कड़ी में विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने मोकामा के संगठन प्रमुखों की बैठक की और चुनाव की कील का तत्काल ठीक करने पर बल दिया। इस बैठक में सभी प्रमुख ने विस्तार से शिरकत की। विजय कुमार सिन्हा ने पार्टी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया, साथ ही गांव प्रवास का निर्देश भी दिया। इससे पूर्व पटना के मोकामा पहुंचे विजय कुमार सिन्हा ने नेता ललन सिंह, जिलाध्यक्ष अली कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जी ने सवाल हंसकर टाल दिया कि वो फिर से भाजपा में जा रहे हैं। अब आप लोग को मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ता है और सबका साथ सबका विकास करता है। सबका साथ सबका विकास का महामंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी ग्रहण करेगा वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के पथ पर चलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। बिहार विधान परिषद 2023 के चुनाव को लेकर गया सीट के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन मगध प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में किया गया। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार प्रत्याशियों का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न जगहों पर सभा का भी आयोजन किया गया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी अवधेश नारायण सिंह ने अपना पर्चा भरा। इसके बाद शहर के IM हॉल के प्रांगण में एक सभा को संबोधित किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रत्याशी अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि जो देश का मुद्दा है वही यहाँ भी मुद्दा है। यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है, इसलिए इसका संदेश बहुत बड़ा होता है। हमें चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ पर उपस्थित भीड़ को देखने से लग रहा है कि आज ही जीत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के सीनेट ऑफ सिंडिकेट का मेंबर। अभी तुरंत कह रहा था मन से कि 35 साल से मैं इन शिक्षकों की चौकीदारी कर रहा हूँ, 1-2 साल से नहीं। 35 साल पूर्व 2005 के पूर्व पुराने शिक्षक की चौकीदारी करता था, 2006 से नया शिक्षक है उनकी चौकीदारी कर रहा है। सवाल आपका बड़ा बेजोड़ हो गया, किन मुद्दों को लेके? या तो हम लोग पूरी जिंदगी उनके मुद्दे में ही खपा थे।
हमारा एक ही मुद्दा है, सरकार से लड़कर वेतनमान, विहित वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन लेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। 1825 का हमारा संगठन खड़ा, हम शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं और हम लोगों ने कतिपय सरकार आई और चली गई, लड़कर ही हम लोगों ने प्राप्त किया था 2-10-80 को, सभी लोगों को मालूम है। पुनः लड़के ही हम लेंगे। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। क्या कर सकता हूं? अगर आज आपके पास कोई बात रखूं तो एक गलत बयानी हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन लोगों के उम्मीदों पर और उनके बेहतरी पर खरा नहीं उतरूंगा तो मैं तो रोड का चौकीदार इनका हूं। आज भी मुझे चुने, 1 महीना पूर्व राज्य का उपाध्यक्ष चुने, मैं पुनः सदन की सदस्यता छोड़कर रोड ही पर आ जाऊंगा। या तो सरकार जानेगी, नहीं मैं जानूंगा। इनके मुद्दे चिरलंबित है। राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन और विहित वेतनमान लेकर ही रखेंगे। शिक्षकों के सवाल, अब आप महाविद्यालयों के भी बहुत सवाल है। महाविद्यालयों में संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय होता है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि एक पीढ़ी उसकी रिटायर हो गई और कृपानुदान पर चल रही है। अनुदान हम नहीं कहते, मैं कहता हूँ कृपानुदान। और वो कृपानुदान वह है जब ऊपर से चलता है तो सिट्ठी नीचे पहुँचती है जिनको कृपानुदान दे रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं बिहार और तमिलनाडु पुलिस को चुनौती देता हूं कि मैंने जो 2 वीडियो ट्वीट किया, अगर वो फेक है तो मुझ पर केस करके दिखाए। चलिए देखिए, मैंने उस पर 2 ट्वीट किए हैं। आपने अभी खबरों में, चूंकि आप पत्रकार हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने फेक वीडियो चलाया है जिसमें सच्चाई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने फेक वीडियो चलाया उन पर कार्रवाई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तमिलनाडु में घटना हुई नहीं है। जो मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं और आपके माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूँ, बिहार और तमिलनाडु पुलिस को चुनौती दे रहा हूँ कि अगर ये वीडियो में मैंने जो डाले हैं अगर वो फेक है, गलत है, तो आप आकर के संपर्क भी कर दीजिए। हम तो बैठे हुए हैं यहीं पर, दोनों वीडियो सामने हैं, आप देख लीजिए कि वो वीडियो क्या है। तमिलनाडु की पुलिस ने खुद से वो वीडियो अपलोड किया है। रेल में मारपीट की घटना हुई है, उसमें अरेस्ट हुआ है। दूसरा, तमिलनाडु के एक बड़े लीडर हैं जिनका वीडियो मैंने कल जारी किया है, वो भी, ये 13 फरवरी की रेल की घटना है। 12 फरवरी को इस आदमी का बयान है जो खुलेआम कह रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को हम घर घर जाकर मारेंगे और उनको 7 दिन के अंदर भागना पड़ेगा। तो ये जो पहली बात तो बिहार में लोगों की इसकी समझ नहीं। तमिलनाडु में, केरल में ये जो घटना है, ये पिछले कई घटना मारपीट की हो चाहे नहीं, लेकिन हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी वहाँ कई महीनों से चल रही है। सिवान में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के कोंगू इलाके में हिंदी भाषियों के खिलाफ घटनाएं हुई, जो लोग हिंसा के लिए भड़का रहे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब समाज में आप राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे प्रमुख लोग इस तरह के बयान देंगे तो उसका एक असर ये भी हो सकता है कि कहीं पर लोगों के साथ दुर्घटना हो गई है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर एक घटना है नहीं। ये अलग बात है कि उस घटना के आधार पर किसी ने फेक वीडियो बनाकर गलत न्यूज चला दी, लेकिन वहाँ पर हिंदी भाषियों के साथ बदतमीजी या बिहार के जनता के, बिहार के मजदूरों के साथ परेशानी है, हुई है। खासकर तमिलनाडु का जो कोंगू एरिया है, कोंगू बेल्ट है, जो लोग तमिलनाडु को समझते हैं उनको मालूम है, कोंगू बेल्ट में ये घटनाएं हुई हैं। और यहाँ की पुलिस गई तो पुलिस को मैंने वीडियो जारी किया है, जाने की जरूरत क्या है? आप देख लीजिए कि वो आदमी कह रहा है कि नहीं कह रहा है। पुलिस के कहने से क्या होता है? मतलब बिहार से जो लोग चेक करने वहाँ पर गए थे, वहाँ से चेक करके बताया कि मतलब यहाँ पर कोई घटना नहीं हुआ है बिहारी के साथ। तो अगर मान लीजिए कि जो पत्रकार के ऊपर केस हुआ है कि ये सही हुआ है, आप भी बोल रहे हैं कि सर कि मतलब वहाँ पर जो बिहारी के लोग हैं उनके साथ नहीं। देखिए, पत्रकार नहीं, सुनिए, हम व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पत्रकार हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपने किसी घटना की सत्यता को जांचे बगैर उस पर कुछ लिखा है, टिप्पणी की है, उस पर कोई वीडियो जारी किया है, बनाया है या कहीं से सोर्स करके डाला है, तो आपकी गलती है।
और मैंने कल अपना जो ट्वीट किया है उसमें ये लिखा है कि अगर किसी ने द्वेष फैलाने के नज़रिए से या वायलेंस को बढ़ावा देने के नज़रिए से कोई बात कही है, कोई वीडियो जारी किया है, तो उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो खुलेआम तमिलनाडु में भाषण दे रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ तमिलनाडु के लोगों को उकसा रहे हैं, और उसका मैंने वीडियो जारी किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2015 तक बिहार को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद वे बस कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। कि 2014-15 वाले नीतीश कुमार जिनकी मैंने मदद की थी, 2021-22 वाले नीतीश कुमार जिनका विरोध किया जा रहा है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर है नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर। अगर हम बात करें नेता के तौर पर, 2014-15 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन लोकसभा में कम सीट आने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए थे क्योंकि विधानसभा की 243 सीट में से केवल 42 विधायक जीते थे। इस हिसाब से तो वो चुनाव तो हार गए, लेकिन आज वो कोई ना कोई जुगत लगाकर कभी भाजपा के साथ तो कभी आरजेडी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने हुए। लेकिन 2005 से 2012 में नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए थे, लेकिन आज के नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि 14 में आपने नीतीश कुमार की मदद की है, आज उनका आप विरोध कर रहे हैं, ये सही सवाल है। तो आप इस बात को समझिए कि 14-15 के नीतीश कुमार जिनकी मैंने मदद की थी और 21-22 के नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और एज ए ह्यूमन बीइंग। नेता के तौर पर पहले आप देखिए, नीतीश कुमार 14-15 में चुनाव नहीं हारे थे। लोकसभा में 14 में उनकी पार्टी को झटका लगा था, पार्टी को कम सीटें आई थी और नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री मांझी जी को बनाया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 की विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो आप हार गए हैं। लेकिन पद छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, कोई न कोई जुगत लगाकर कभी आरजेडी के साथ कभी भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। तो राजनीतिक मोरालिटी में तो जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो मुख्यमंत्री थे, वो व्यक्ति थे जिसके बारे में सामान्य जनता में बिहार में ये सोच थी कि 2005 से 2012-13 के दौरान उस व्यक्ति ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया था और कुछ सुधार होता दिखा था। हमारे जैसे व्यक्ति की जिसकी बिहार की राजनीति। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, ये जो पूरा मामला नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है, उसको उजागर करने वाले हैं श्री ललन सिंह, जो इस समय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2008 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव ये दोनों गए थे ज्ञापन देने मनमोहन सिंह को कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए दर्जनों लोगों से ज़मीन लिखवा लिया नौकरी के बदले में। लेकिन चूँकि उसमें यूपीए की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2014 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी
तो ललन सिंह फिर एक बार सक्रिय हो गए और सारे कागजात ललन सिंह और नीतीश कुमार की पार्टी ने सीबीआई को उपलब्ध कराया, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों से लालू प्रसाद के परिवार से 30 साल पुराना संबंध रहा है। लालू प्रसाद के खिलाफ ललन सिंह नीतीश कुमार ने कागज उपलब्ध कराए थे। सरकार कोई भी हो, लालू प्रसाद पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के लिए भ्रष्टाचार में समझौता कर लिया। जिन लोगों को जेल भिजवाया उन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं। अगर हिम्मत है तो ललन सिंह शिवानंद तिवारी ऐलान करें कि जो कागज उन्होंने उपलब्ध कराया वो फर्जी है। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर किसी के घर में बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, तो वहाँ पुलिस रेड नहीं हो सकती। अपराध होता है तो पुलिस घर में जाएगी ही। जिस घर में तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई है वो 100 करोड़ का बंगला कैसे बना। ईडी रेड में बरामद 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो गोल्ड ज्वेलरी पर भी लालू परिवार को जवाब देना चाहिए। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आज प्रधानमंत्री बनने के लिए वो लालू यादव के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर दिया नीतीश कुमार ने। तो जो लोग कल तक कागज उपलब्ध करा रहे थे, आज वो लालू के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, कानून के हाल बहुत लंबे होते हैं। सीबीआई के पास प्रमाण है, दस्तावेज है, सबूत है। उस सबूत को कोई नकार नहीं सकता है। और केवल एक ही बात का जवाब दे देते तेजस्वी यादव कि हृदयानंद चौधरी कौन है, जो रेलवे कॉम्प्लेक्स जो राजेंद्र नगर का वहाँ के 4th ग्रेड की एम्प्लॉई, जिनको लालू यादव ने रेलवे में नौकरी दी, और उस हृदयानंद चौधरी ने 60 लाख की अपनी ज़मीन गिफ्ट कर दिया हेमा यादव को। तो जो सारे प्रमाण हैं वो बहुत ही पुख्ता प्रमाण है, जिसमें कोई तेजस्वी यादव या उनके परिवार को बचा नहीं सकता है। और ये जो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो नीतीश जी ऐलान कर दें कि भविष्य में बिहार के अंदर पुलिस ऐसे किसी घर में नहीं जाएगी जिस घर में गर्भवती महिला है या कोई बीमार है या बच्चे हैं, वैसे किसी घर में पुलिस छापा मारने नहीं जाएगी। कर दें तो निर्णय कर दें या CRP CIP से में इस बात को दर्ज करा दें, तो ये सिंपैथी कार्ड चलने वाला नहीं है। कल ईडी जो भी गई, जिस मकान में गई, D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान, 4 मंजिला मकान, पॉश कॉलोनी, दिल्ली की सबसे शानदार कॉलोनी, 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मकान। तो तेजस्वी यादव बताएं कि उस मकान के मालिक कैसे बन गए, वो मकान के वो आपका मकान कैसे हो गया, कब से हो गया आपका मकान। तो इन बातों का जवाब देना पड़ेगा आपको। ये सिंपैथिक कार्ड देने से काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति का मालिक बन गया, लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती तो 2 मकान ही बना पाते हैं, और तेजस्वी यादव 52 संपत्ति के मालिक बन गए। तो इन बातों का जवाब देने के बजाय फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही, इसी प्रकार की बातें कहने से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब भी महागठबंधन की सरकार बनती है रेड शुरू हो जाता है। 2017 में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, निकलेगा। जो व्यक्ति 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति का मालिक बन गया, लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती तो 2 मकान ही बना पाते हैं, और तेजस्वी यादव 52 संपत्ति के मालिक बन गए। इन बातों का जवाब देने के बजाय फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही, इसी प्रकार की बातें कहने से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब भी महागठबंधन की सरकार बनती है रेड शुरू हो जाता है। 2017 में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नीतीश जी को मैं याद करा दूं कि लालू यादव पर पहला रेड तब हुआ था जब देश में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा थे, जो लालू के समर्थन से चल रहे थे। लालू जब पहली बार जेल गए उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि यूपीए की उस समय की जो सरकार थी, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन था, उसकी सरकार थी। और लालू यादव के घर पर ही कोई पहला रेड नहीं हो रहा है। पिछले 30 साल में 50 बार छापा रेड हो चुका है। और अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार ऐलान कर दें कि जिस चारा घोटाला में लालू यादव को 4 मामलों में सज़ा हो चुकी है, वो फर्जी कागजात के आधार पर उनको सज़ा हुई है। इसलिए मैं बिहार की जनता से क्षमा मांगता हूँ कि हम लोगों ने फर्जी कागज सीबीआई को उपलब्ध कराया, जिसका खामियाजा लालू यादव को भुगतना पड़ा, और लालू यादव को 4 मामले में सज़ा हो गई है। हिम्मत तो ललन सिंह ऐलान कर दें, तो पहले तो कागज उपलब्ध कराइएगा। और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आपने सिंपैथी की बात कही, लेकिन कल देर रात लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी इतने निम्न स्तर पर जाकर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। इसलिए मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार ऐलान कर दें कि भविष्य में बिहार के अंदर बिहार की पुलिस
किसी भी ऐसे घर में छापामारी नहीं करेगी जिस घर के अंदर बच्चे होंगे, औरतें होंगी, कोई गर्भवती महिला होगी, उस घर में पुलिस नहीं जाएगी। कर दें ऐलान, ऐसा कोई नियम है क्या? और पुलिस गई थी, उनसे पूछताछ करें, उनकी पति से थोड़ी पूछताछ करने गई थी। तो ये झूठ सच बात बोलकर जब कुर्नी का भी बाई इलेक्शन हो रहा था तो उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी के किडनी का ट्रांसप्लांट होने वाला है, इसलिए कुर्नी में जिताइए ताकि एक मैसेज दीजिए पॉजिटिव, मेरे पिताजी मुस्कुरा सके। लेकिन जनता इस तरह की भावनात्मक चीज़ों से नहीं आती हैं। आपने गलत किया, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? आपने गलत किया तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए आज अगर लालू परिवार की अगर ये दुर्दशा है तो उसके लिए अगर कोई 2 व्यक्ति जिम्मेवार हैं तो वह नीतीश कुमार और ललन सिंह। आपने लालू की लीला नाम की किताब भी अपने पास रखी है, क्या है यह किताब? नहीं, ये किताब नहीं है, ये 2017 में मैंने 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू की संपत्ति का खुलासा किया था, उसी को दस्तावेज के साथ मैंने उस पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। और उसी में मैंने हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी का भी उल्लेख किया है, जिस हृदयानंद चौधरी को 3 महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में बंद किया था। आज भ्रष्टाचारियों की जमात के बीच जो बौखलाहट है, जो परेशानी है और उनका जो भाषा निकल रहा है वह भाषा संयमित नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, तो समझना चाहिए था इन भ्रष्टाचारियों को कि अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों की जमात के बीच जो बौखलाहट है वो परेशानी है, जो उसका भाषा निकल रहा है वह गलत है। जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कह दिया था कि देश में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, वहीं हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। इसकी लड़ाई लड़ते हुए भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम हम लोगों ने किया था। वहीं भ्रष्टाचारी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठकर सरकार चला रहे हैं और विपक्ष को एकजुटता की बात करते हैं। अगर इतना ही लगता है तो आप भी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को साक्षी दे दें कि किनके पास काला धन है, उस पर कार्रवाई करेगी। सभी दलों को बैठकर विचार करना चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार को कैसे मुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों के चलते देश में विकास कार्य अवरोध होते हैं। पूरे राजनीतिक दल को ऐसे भ्रष्टाचारियों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। आज भ्रष्टाचारियों की जमात के बीच जो बौखलाहट है, जो परेशानी है और उनका जो भाषा निकल रहा है वह भाषा संयमित नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, तो समझना चाहिए था इन भ्रष्टाचारियों को कि अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। आज हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी जाति विहीन समाज भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने की बात कहे थे और इन भ्रष्टाचारियों की जमात ने संकल्प लिया था कि भाई जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहे, कांग्रेस को ही भ्रष्टाचार और तानाशाह के कारण हम लोग सब मिल करके लड़ाई लड़के हटाए थे। आज उसी भ्रष्टाचारी और तानाशाही प्रवृत्ति के कांग्रेस की जमात और उसके गोद में जाके बैठ के सरकार चला रहे हैं और आज उसी के गोद में बैठकर सब एकजुटता का प्रदर्शन कर भ्रष्टाचारियों की जमात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी पर उंगली उठा रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को। आपके पास सबूत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रति, तो आप माननीय न्यायालय में जाइए। ये देश के संवैधानिक संस्था सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, आप वहां प्रमाण दीजिए, इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। सबको मिल बैठकर अब जरूरत है कि राष्ट्र भ्रष्टाचार के महामारी से कैसे मुक्त हो, इस पर गंभीरता से विचार करें और जिन पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है स्पीडी ट्रायल चला करके उनकी राजनीतिक भविष्य का निर्धारण हो और जनता ऐसे लोगों को मुक्त करे राजनीति से। तभी भारत के अंदर जो महामारी के रूप में भ्रष्टाचार फैला है और लोगों की पुकार है क्या भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने,
आज विकास की बड़ी राशि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। ये भ्रष्टाचार के भेंट सिर्फ विधायिका के अंदर ही नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब के अंदर व्याप्त है। इसीलिए भ्रष्टाचारी भय मुक्त है। तीनों क्षेत्र में इस पर दबिश बढ़नी चाहिए और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगना चाहिए, तभी राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। हम तो आग्रह करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने में लोग सहयोग करें। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 11 सदस्यीय टीम बिहार में शराबबंदी कानून का अध्ययन करने के लिए बिहार पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी बिहार में सफल। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन जारी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, आज के नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर कसा तंज, कहा सरकार भी कोई हो, लालू प्रसाद पर हमेशा हुई है कार्रवाई। और विजय सिन्हा ने कहा, सभी दल मिलकर विचार करें कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आरके न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।